हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल सिंपल है, बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, क्लियर। अब तक जो हमने पढ़ा वो था प्रोबेबिलिटी नॉर्मलाइजेशन के बारे में। प्रोबेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन हम बहुत अच्छे से डीप में डिस्कस कर चुके हैं और उस पर बेस्ड हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने लिए थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर तक। तो हमारे अब क्वांटम का काफ़ी अच्छा पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अपन ने पहले ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ा, उसमें ऑपरेटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिर हमने पढ़ा कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिर हमने पढ़ा उसमें हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्लियर। ये जब हुआ तो फिर हम आए आइगन वैल्यू इक्वेशन पर। आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। इस पर बेस्ड हमने कुछ एग्जाम्पल लिए और नेट गेट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे हमने, क्लियर। उसके बाद हमने इसमें लिया प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। प्रोबेबिलिटी को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, नॉर्मलाइजेशन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई भी वेव फंक्शन अपना जो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ में होता है वो नॉर्मलाइज होता है, ठीक है। वेव फंक्शन यूज इन द क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी नॉर्मलाइज, क्लियर। मतलब नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को ही हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ में लेते हैं, क्लियर। और अगर कोई वेव फंक्शन अपन को नॉर्मलाइज ना दे या वो नॉर्मलाइज नहीं हो तो उसका हम क्या करेंगे, हम उसको पहले नॉर्मलाइज करेंगे। और वो हम नॉर्मलाइज कैसे करते हैं वो हमें अच्छे से पता है। साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू, अगर 1 नहीं आता है तो जो भी वैल्यू आती है हम क्या करेंगे, हम वी विल रिवर्स इट एंड टेकिंग द रूट एंड अटैच विद द फंक्शन एंड फंक्शन विल बिकम नॉर्मलाइज। मतलब हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी साई स्टार साई डीटो की, उस वैल्यू को उल्टा करेंगे, रूट लगाएंगे, फंक्शन के साथ अटैच कर देंगे और वो फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे हम क्या करते हैं, फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं और नॉर्मलाइज होने के बाद उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में कहीं पर भी काम में ले सकते हैं, क्लियर। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था। प्रोबेबिलिटी क्या क्या होती है, प्रोबेबिलिटी बॉक्स में किस किस लिमिट में क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसके बारे में मैं बहुत डीप में डिस्कस कर चुका, क्लियर। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, सही है। और उसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो आप बता देना। मैं आपको एक बार कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उन और एग्जाम्पल को आप सॉल्व करना, प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग है वो, ठीक है। वो जैसे आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका जो प्रोबेबिलिटी में हाथ है वो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसको आप सॉल्व करना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उस क्वेश्चन को लिख लो आप, ठीक है। ये भी आपको कैलकुलेट करना है। किसी को प्रॉब्लम आए, गाइस मैंने आपको कम से कम 6-7 प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट आपको मैंने बताए थे, जो तो मैंने खुद सॉल्व कराए थे और 2-3 आपको होमवर्क दिए थे, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको अभी तक जो मैंने आपको दिया, जो मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करवाई या आपको भी दी मैंने निकालने के लिए, वो सारी थी ग्राउंड स्टेट के लिए, मतलब n बराबर 1 के लिए, सही है। तो फंक्शन जो अपना था √2/L sin n πx/L, तो वहाँ पर आप n की वैल्यू 1 रखकर चल रहे थे हर केस में, ठीक है। मतलब अभी तक अपन ने जो भी प्रोबेबिलिटी निकाली, पार्टिकल के पाए जाने की संभावना निकाली, वो सब अपन ने ग्राउंड स्टेट में निकाली थी, ठीक है। n बराबर 1 के केस में निकाली थी। अब हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे अपन किस में, एक्साइटेड स्टेट में। वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का हो सकता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का हो सकता है। तो अभी मैं आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, और जो मैं आपको दूंगा कहाँ कहाँ निकालनी है वो आपको निकालनी है, ठीक है। उसमें कोई डाउट आए तो बताना। वो मैं लिख रहा हूँ, अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ भैया, मैं सुनना ध्यान से, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो, अभी अपन इसको स्टार्ट करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन लिख लो, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है भैया, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल in 1D box having length, in 1D box having length 0 to L, ठीक है। 0 to L in the, बोलो, in the देखो मतलब क्या क्या, एक तो आपको निकालनी है किसमें, लेफ्ट हाफ, दूसरा निकालना है आपको राइट हाफ, ठीक है। हाँ जी, तीसरा आपको निकालना है मिड हाफ, क्लियर। चौथा आपको निकालना है
लेफ्ट थर्ड, राइट थर्ड, मिड थर्ड। क्लियर। सातवां आपको निकालना है लेफ्ट क्वार्टर, राइट क्वार्टर, और फिर आपको निकालना है मिड क्वार्टर। ठीक है, इन सब की प्रैक्टिस आपको करनी है। ये सारी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। और ये किसके लिए निकालनी है? देखो इनमें निकालनी है, लेकिन किसके लिए? ये आपको निकालनी है फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कुछ नहीं करना आपको। इस क्वेश्चन में जो अपना फंक्शन है, फंक्शन क्या था अपना? अरे फंक्शन क्या था बॉक्स का अपना, 1D बॉक्स का? 1D बॉक्स का फंक्शन क्या है भैया? वो भी नॉर्मलाइज हुए फंक्शन क्या है? √2/L sin nπx/L। लो भैया, ये अपना फंक्शन है। ये अपना क्या है? फंक्शन है। इस फंक्शन के बारे में किसी को कोई दिक्कत हो, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें जो n है, इस n की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्लियर। ये एग्जाम्पल आपको करना है, आप खुद इसको सॉल्व करना। कहीं पर भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। क्लियर। बोलो, किसी भी तरह को डाउट हो बताओ। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, सही है। देखो अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्या क्या पोस्टुलेट्स थे? देखो पोस्टुलेट्स के बारे में वैसे हमने खूब पढ़ लिया, खूब डिस्कस कर लिया। अब अपन सारे पोस्टुलेट को एक बार समराइज़ करके लिख देते हैं अपन। ठीक है, और कुछ और भी बातें इसमें बची हुई हैं, उन बातों को भी अपन डिस्कस कर लेंगे। अब क्लियर है यहाँ तक? देखो सुनना ध्यान से, अब सुनना भाई। पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है? मैंने आपको बता रखा है, सुना। देखो ये कहाँ से आया, ये टर्म कहाँ से आई, ये पोस्टुलेट कहाँ से आई, मैंने आपको सब बता रखा है। फिर भी एक बार आप सुनते जाओ आप। देखो मैंने आपको बताया था, बात चल रही थी डी ब्रोगली की, जब मैं आपको फिलोसफी पढ़ा रहा था, फिलोसफी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि डी ब्रोगली जब आया था तो डी ब्रोगली ने क्या बोला था? डी ब्रोगली ये बोल गया था कि कोई भी पार्टिकल होता है, कोई भी मैटर होता है, उसके 2 नेचर होते हैं। पार्टिकल शो 2 नेचर या मैटर शो 2 नेचर, एनी मैटर शो 2 नेचर। वो नेचर कौन कौन से हैं? एक तो है पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर। सही है, मतलब एक तो कोई जो मैटर होता है वो मैटर क्या करता है? 2 टाइप के नेचर शो करता है। एक तो कौन सा? एक तो शो करता है पार्टिकल नेचर और एक करता है वेव नेचर। ठीक है, जैसे ही उसने बोला वेव नेचर, उसने बहुत बड़ी बात बोल दी थी। जैसे उसने बोला कि कोई भी मैटर है वो वेव नेचर शो करता है, तो श्रोडिंगर आया। तो कौन आया? श्रोडिंगर। वो इस बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जैसे उसने बोला डी ब्रोगली ने कि कोई भी मैटर वेव नेचर शो करता है, तो उस केस में श्रोडिंगर ने बोला, देख सुन भाई, अगर कोई मैटर या कोई भी पार्टिकल वेव नेचर शो करता है तो उस केस में उसकी अपनी एक वेव इक्वेशन होगी। उसकी अपनी क्या होगी? एक वेव इक्वेशन। और वो वेव इक्वेशन कौन देगा? श्रोडिंगर खुद देगा। कौन देगा? श्रोडिंगर खुद देगा उस वेव इक्वेशन को। और उस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ही क्या होता है? वेव फंक्शन। सही है। जब उसने ये बातें बोली तो बोले आप इसको प्रूव करो। फिर श्रोडिंगर क्या करता है? जो उसने बातें बोली कि कोई भी पार्टिकल होता है उसका अपना वेव नेचर होता है, अगर उसका वेव नेचर है तो उसकी अपनी एक वेव इक्वेशन होगी, और उस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ही क्या होता है? वेव फंक्शन। तो उसने ये जो बातें बोली सारी, ये आगे जाके ये इन सबको प्रूव करेगा। लेकिन वो सारी बातें क्या हैं? ऑन द बेस्ड ऑफ द अजम्पशंस। किस पर बेस्ड हैं वो सारी चीज़ें? अजम्पशंस पर बेस्ड हैं। और उन अजम्पशंस को ही जो उसने अवधारणाएं खुद ने दी, जो अवधारणाएं दी, जो अजम्पशंस दिए, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो जो अजम्पशंस यूज में लिए जाते हैं वो अपने क्या हो जाएंगे? पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसको अपन वन बाय वन अब आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आया कहाँ से? ये आपके समझ में आना चाहिए। श्रोडिंगर ने क्या बोला था कि कोई भी अगर पार्टिकल है, अगर वो वेव नेचर शो करता है तो उसकी अपनी एक वेव इक्वेशन होगी, और उस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ही क्या होगा? वेव फंक्शन। ठीक है, और उसने इन पर बेस्ड सारी चीज़ों को प्रूव करने के लिए कुछ अजम्पशंस दिए क्वांटम मैकेनिक्स में। उन अजम्पशंस को पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बोला जाता है। ठीक है, सुनना आप ध्यान से, उसने अजम्पशंस क्या क्या दिए। ठीक है, पहला अपन इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो वैसे तो मैंने आपको सब बता रखा है कि फर्स्ट पोस्टुलेट अपना वेव फंक्शन के बारे में होता है, सेकंड पोस्टुलेट अपना ऑपरेटर के बारे में होता है, थर्ड पोस्टुलेट अपना आइगन वैल्यू इक्वेशन के बारे में होता है,
फोर्थ पोस्टुलेट अपना एवरेज वैल्यू के बारे में होता है, फिफ्थ पोस्टुलेट अपना टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में होता है, और सिक्स पोस्टुलेट अपना स्पिन इंक्लूड जब अपन कर देते हैं तो उसके बारे में होता है। ठीक है, तो ये सारे पोस्टुलेट तो अपन ने वैसे पढ़ लिए ब्रीफ में। तो आज अपन इनको हर एक पोस्टुलेट को कुछ तो अपन ने बहुत डीप में भी डिस्कस किए हुए हैं। आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ये अपन ने बहुत डीप में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ऑब्जर्वेबल के बारे में, मतलब ऑपरेटर के बारे में अपन ने बहुत डीप में डिस्कस किया हुआ है, पूरा ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ा है अपन ने। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ रखी, लेकिन फिर भी जो पोस्टुलेट बच गए, जैसे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वेव फंक्शन एक्चुअल में जो होता है। अब तक अपन जो पढ़ते हुए आए कि वो तो केवल किस पर डिपेंड करता है, वो तो केवल कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वेव फंक्शन जो होता है किसी भी सिस्टम का, वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एज वेल एज ऑन टाइम दोनों पर डिपेंड करता है। भैया बोलो, ये बात सही है? इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या, द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, सुना देखो ध्यान से, द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड। द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होता है, उसको जब अपन को स्पेसिफाई करना होता है तो अपन उसको किससे स्पेसिफाई करेंगे? एक वेव फंक्शन से। किससे स्पेसिफाई करेंगे उसको? एक वेव फंक्शन से। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपन को किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है अपना, कोई भी सिस्टम हो सकता है, हाइड्रोजन एटम है, SH है, कोई भी है, कुछ भी है। ठीक है, तो इसकी स्टेट को अगर अपन को डिफाइन करना है, द स्टेट ऑफ एनी स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय फंक्शन, इज स्पेसिफाइड बाय फंक्शन कौन सा? साई आर टी। देखो पहले सुनते जाओ, फिर मैं इसको एक प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा दूंगा आपको। ठीक है, सुनना देखो ध्यान से। कोई भी अपना सिस्टम होता है, उस सिस्टम का कि अगर अपन को स्टेट फाइंड आउट करनी है तो वो स्टेट होती है, वो साई आर टी से अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं उसको। ठीक है, और साई आर टी क्या है यहाँ पर अपना वेव फंक्शन है। साई आर टी क्या है? वेव फंक्शन। ठीक है, अब सुनना देखो, ये साई आर टी का मीनिंग क्या होता है। साई तो अपन बोलते हैं वेव फंक्शन, अभी तक अपन बस ये बोलते आए कि हर एक सिस्टम का अपना एक वेव फंक्शन होगा। ये तो बोला था किसने? श्रोडिंगर ने यही बात बोली थी। श्रोडिंगर ने क्या बोला था कि हर एक सिस्टम का अपना एक क्या होता है? वेव फंक्शन, और उसमें उस सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन फीड होती है। ठीक है, सुनना देखो ध्यान से, साई आर टी होता है, लेकिन ये अभी तक तो अपन पढ़ते थे केवल साई, अब क्या बोल रहे हैं अपन? साई आर टी। इसका मतलब साई इज डिपेंडेंट ऑन आर एंड टी। अभी आर क्या है और टी क्या है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, सुनो भाई ध्यान से, द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द वेव फंक्शन साई आर टी विच डिपेंड्स अपॉन द टू कोऑर्डिनेट्स, विच डिपेंड्स अपॉन द टू कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट वन क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एंड ऑन टाइम। किस किस पर डिपेंड कर रहा है ये? एक तो जो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है उस पर डिपेंड कर रहा है, और किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। दोनों पर डिपेंड कर रहा है ये। ठीक है, इसका मतलब अपना वेव फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर भी डिपेंड करता है। और इसीलिए अपन पोस्टुलेट नंबर 5 पढ़ते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, देखना भाई ध्यान से, ये जो साई आर टी है, ये साई आर टी ये किस किस पर डिपेंड करता है? ये आर पर भी डिपेंड करता है और टी पर भी डिपेंड करता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो आर है, आर का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल। और ये क्या है? ये टाइम है भैया अपना, ये टाइम है। बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। और जब अपन इसको बोल देते हैं कि ये जो वेव फंक्शन है अपना किस पर डिपेंड कर रहा है? आर पर, टी पर, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। इस केस में अपन साई आर टी को अपन क्या बोलेंगे? ये स्टेट फंक्शन बोलेंगे इसको, और इसी को अपन क्या बोलेंगे? वेव फंक्शन। क्यों? ये क्या बता रहा है? किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को बता रहा है। सही है, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की क्या बता रहा है? किसी भी स्टेट को बता रहा है। और स्टेट को बताने के साथ साथ ये किसी भी पार्टिकल के वेव नेचर को भी बताता है भैया। ये किसको बताता है? वेव नेचर को। तभी तो आया ये, हर एक पार्टिकल का अपना एक क्या होता है? वेव नेचर। और जब वो वेव नेचर शो करेगा तो उसकी अपनी एक वेव इक्वेशन होगी, और उस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ही क्या निकल के आता है? वेव फंक्शन। सही है, तो ये वेव फंक्शन है, इसको अपन स्टेट फंक्शन बोल सकते हैं, वेव फंक्शन बोल सकते हैं। किस किस पर डिपेंड कर रहा है? ये आर पे डिपेंड कर रहा है, टी पे कर रहा है। आर क्या है यहाँ पर? कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, और टी क्या है यहाँ पर? टाइम। लो भैया, समझ में आ गया? देखो अब मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, इसको मैं वापस से लिख देता हूँ, एक बार सुनते जाओ भाई। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 1, हेडिंग डाल लेना, पोस्टुलेट नंबर 1। पोस्टुलेट नंबर 1 क्या कहता है भाई? हाँ जी, देखना भाई,
पोस्टुलेट नंबर 1 क्या कहता है, देखना भाई साहब। पोस्टुलेट 1 ये क्या कहता है अपना, सुनना भाई पोस्टुलेट नंबर 1 के बारे में एक बार। पोस्टुलेट नंबर अपना 1 कहता है द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द फंक्शन psi r/t विच डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एंड ऑन टाइम। क्लियर, बोलो इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ एक बार। ये मैंने आपको स्पेसिफाई बता दिया, पूरा स्पेसिफाई कर दिया मैंने आपको। द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल system, the state of quantum mechanical system is completely specified by, हाँ जी, फंक्शन psi r/t, ठीक है, which depends upon, हाँ जी, किस किस पे करेगा डिपेंड, ये r पे करेगा और t पे करेगा। r क्या है यहाँ पर, देखो r क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एंड ऑन टाइम, इन दोनों पे क्या कर रहा है ये डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। हाँ जी, और ये जो फंक्शन है अपना, फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एंड ऑन टाइम, इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इसको हम दिस, हाँ जी, द फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉन एज, हाँ जी, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो फंक्शन है अपना, इसको अपन क्या बोलेंगे, देखो ये स्टेट को डिफाइन कर रहा है, स्टेट फंक्शन बोलेंगे। ये जो आया है कहाँ से आया है, वेव इक्वेशन से आया है, जो जब यहाँ आया कहाँ से, ये वेव इक्वेशन से, इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन। दिस फंक्शन इज नॉन एज स्टेट फंक्शन और वेव फंक्शन, बोलो भैया, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ किसी भी तरीके का। स्टेट फंक्शन और वेव फंक्शन, इसको अपन क्या बोलेंगे, और ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एंड ऑन टाइम, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है ये। क्लियर, द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द वेव फंक्शन या फंक्शन psi r/t विच डिपेंड्स अपॉन टू कोऑर्डिनेट्स, कौन सा, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एंड ऑन टाइम, ठीक है। दिस फंक्शन इज नॉन एज द स्टेट फंक्शन और वेव फंक्शन। क्लियर, अब हमें पता है कि ये क्या करता है, ये दो पार्ट को अपने आप में रख के चलता है, दो कोऑर्डिनेट्स को अपने आप में रखता है ये, तो अपन ये बोल सकते हैं क्या, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, अपन क्या बोल सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। क्लियर, या दिस फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, सही है। देखो, और ये पार्ट कौन कौन से हैं भैया, ये पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो r है और t है, ठीक है, कोऑर्डिनेट है ऑफ पार्टिकल एंड टाइम। देखो, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि psi r/t जो है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, psi r पर भी डिपेंड कर रहा है और psi t पर भी डिपेंड कर रहा है। बोलो भाई, समझ में आया आपके ये चीज़, psi r पर डिपेंड कर रहा है और psi t पर डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं अपन टाइम, ठीक है। बोलो भाई, ये जो है ये वाली चीज़, इसको तो अपन क्या बोलते हैं भैया, कोऑर्डिनेट, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट, और इसको अपन क्या बोलेंगे, टाइम। इसको अपन आगे जाके सीखेंगे अभी psi t एग्जैक्ट में होता क्या है, ये आता कहाँ से है ये। क्लियर, इसको अपन निकालेंगे, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे अपन, डोंट वरी अभी, ठीक है। देखो अब एक्चुअल में क्या होता है, सुनना ध्यान से, अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से आगे की बात क्या होने वाली है। एक्चुअल में ये जो वेव फंक्शन होता है,
ये वेव फंक्शन, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आता है, ये हमको अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि मैं बोल चुका कि कोई भी पार्टिकल अगर वेव नेचर शो करता है तो उसकी अपनी एक वेव इक्वेशन होगी, मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी, और उस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ही क्या निकल के आता है? वेव फंक्शन। सही है। ये दोनों, ये जो है ये वाला पार्ट, ये इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये भी किससे आएगा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ये भी आएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। क्लियर? लेकिन ये वाला जो पार्ट आता है, ये वाला पार्ट, ये किससे आता है? ये किससे आता है? ये आता है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, और ये आता है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने जो बोला साई आर टी इजिकल टू साई आर डॉट साई टी, ये दोनों पोर्शन जो आते हैं, ये तो किससे आता है? साई आर, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, और ये किससे आता है? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। क्लियर? इन दोनों से आता है ये। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ? द वैल्यू ऑफ साई आर, देखो द वैल्यू ऑफ साई आर, देखना इधर भैया, द वैल्यू ऑफ साई आर, ये लिखा भैया मैंने। द वैल्यू ऑफ साई आर इज ऑब्टेन्ड बाय द बोलो भाई, बोलो भैया, किससे? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लो जी भैया, यहाँ से आता है ये पोर्शन। समझ में आया या नहीं आया? बोलो भाई, ये बात समझ में आई या नहीं आई? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये पार्ट कहाँ से आता है? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि ये वाली टर्म तो टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रही। सही है। अब इसको देखते हैं अपन साई टी को। साई टी कहाँ से आता है भैया? साई टी कहाँ से आएगा? द वैल्यू ऑफ साई टी, द वैल्यू ऑफ साई टी इज ऑब्टेन्ड बाय द, देखो द वैल्यू ऑफ साई टी इज ऑब्टेन्ड, सबको पता है भैया ये कहाँ से आएगी? ये तो आएगी भाई, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो, ये वाली तो कौन सी है? टाइम इंडिपेंडेंट, और ये वाली ये क्या है? टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, इज ऑब्टेन्ड बाय द टाइम डिपेंडेंट, हाँ जी, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, हाँ जी, बोलो भाई, इसमें कोई किसी भी तरह का डाउट हो तो बता देना आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये तो अपना हो गया क्या, वेव फंक्शन के बारे में अपन ने डिफ़ाइन कर लिया कि वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन को अपन कैसे आगे डिफ़ाइन करेंगे। क्लियर? बोलो भैया। द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय द फंक्शन psi r d which depends upon the coordinate of particle and on time. This function is known as the state function or wave function. ठीक है, और psi r t depends upon the psi r and psi t. psi r क्या है यहाँ पर? coordinate of the particle, and psi t क्या है? टाइम। और ये जो चीज़ है psi r, ये किससे आती है? ये किससे आती है? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। क्योंकि हमें पता है कि इसमें टाइम का कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है, ये डिपेंड ही नहीं कर रही टाइम पर। और ये कहाँ से आएगी भैया? ये डिपेंड कर रही है टाइम पर। सही है, तो इसका आप ध्यान रखना। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो। क्लियर? देखो अब अपन आगे चलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये तो अपन ने निकाल लिया वेव फंक्शन। अब इस वेव फंक्शन में जब अपन पार्टिकल के पाए जाने की संभावना निकालते हैं तो आपको पता है वहाँ पर अपन कैसे निकालते हैं? साई स्टार साई डिटो। सही है। अब वहाँ पर साई जो लेते हैं अपन, वो कौन सा लेते हैं? ध्यान रखना, वहाँ पर जो साई लेते हैं अपन, ये लेंगे भैया। कौन सा लेंगे? साई आर टी। अभी तक मैं केवल साई बोल रहा था, लेकिन एक्चुअल में साई जो होता है अपन, वो आज पता चला कि तो दोनों पर डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एज वेल एज ऑन टाइम। ठीक है, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? अब जो प्रोबेबिलिटी है उसको अपन कैसे लिखेंगे? सुनना, देखो ध्यान से। प्रोबेबिलिटी को अपन कैसे लिखेंगे? जो प्रोबेबिलिटी होती है
प्रोबेबिलिटी भाई सुनना देखो ध्यान से, तो प्रोबेबिलिटी होती है उसको अपन कैसे लिखेंगे, जैसे अपन यही तो बोलते थे कि लिमिट ली मैंने ए से बी, ठीक है, और साई स्टार साई डिटो। अब जो साई है स्टार जो अपन लेंगे, जब कोई भी वेव फंक्शन लेंगे तो उसमें अपन दोनों कोऑर्डिनेट को शामिल करेंगे भाई, साई स्टार साई आर टी, ठीक है, डिटो। बोलो भैया अब क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी अपनी, ये हो जाएगी, ठीक है। बोलो जी, इसमें कोई किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो वो बताओ, नहीं है। और डिटो क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम एलिमेंट है, सब जानते हैं इस चीज़ को। और ये किसने दिया था, मैक्स बोर्न ने दिया था भैया, ये सब जानते हैं भाई इसको। मैक्स बोर्न ने क्या दिया था, इसके बारे में दिया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं। और डिटो क्या है यहाँ पर, डिटो क्या है भैया, ये वॉल्यूम एलिमेंट है, कभी भूल जाओ वॉल्यूम एलिमेंट, वैसे सिखा रखा है मैंने ये चीज़ें, ठीक है। साई स्टार क्या है, सब जानते हैं, वेव फंक्शन का क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये वेव फंक्शन है। और वेव फंक्शन अपन ने कौन से लिए हैं, अपन ने वो लिया है जो कि दोनों पे डिपेंड कर रहा है, कोऑर्डिनेट पे भी और टाइम पर भी, ठीक है। और ये कैसे निकल के आता है इसके बारे में अपन सीख चुके हैं। बोलो भैया हो गया यहाँ तक, ये इसमें कोई डाउट है ही नहीं अपन को, ठीक है। उतारो देखो उसको, ये अपना हुआ पोस्टुलेट नंबर 1। अब अपन आते हैं पोस्टुलेट नंबर 2 पर, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कहता है अपना, पोस्टुलेट नंबर 2 पे अपन एक बार आते हैं और उसको अपन ढंग से एक बार देखते हैं। वैसे सब जानते हैं कि पोस्टुलेट नंबर 2 ऑपरेटर के बारे में है, और अपन इस स्टेटमेंट को बहुत बार अपन देख चुके, बहुत बार पढ़ चुके। फॉर एनी ऑब्जर्वेबल, फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर इज करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हर एक ऑब्जर्वेबल के लिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में हर एक ऑब्जर्वेबल के लिए उसके करस्पॉन्डिंग क्वांटम में एक ऑपरेटर बैठा हुआ है, ठीक है। अपन को निकालना है लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर बैठा हुआ है क्वांटम में। अपन को निकालना है पोजीशन, तो पोजीशन का ऑपरेटर बैठा हुआ है। अपन को निकालनी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर बैठा हुआ है। अपन को निकालनी टोटल एनर्जी, तो वहाँ हैमिल्टनियन ऑपरेटर बैठा हुआ है, सही है। तो ऐसे करस्पॉन्डिंग इनके अपने अपने ऑपरेटर बैठे हुए हैं, कहाँ पर, क्वांटम मैकेनिक्स में। किसके लिए, फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल इन द क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लियर, ये हो गया अपना पोस्टुलेट नंबर 1। अब अपन आते हैं पोस्टुलेट नंबर 2 पर, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कहता है अपना, देखो उसको भी सुनो भाई, उसको भी सुनना भाई एक बार। पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कहेगा, पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कहता है, उसको भी सुनना भाई एक बार। अब पोस्टुलेट नंबर 2 सब जानते हैं, बस ऑपरेटर के बारे में है। स्टेटमेंट चाहे आप लिख लो, फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स, लिख लो भाई, लिखो। फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स, फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर इज करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। लो भैया लिख देता हूँ मैं, देखना। फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल in classical mechanics there is corresponding operator in quantum mechanics। बोलो सबको समझ में आता है चीज़ें। फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर इज करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सब समझते हैं, कोई भी ऑब्जर्वेबल निकालना हो तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, सही है, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, पोजीशन की, तो उसके लिए यहाँ पर इसका ऑपरेटर बैठा हुआ है। कौन कौन से, एक्स कैप है, वाई कैप है, जेड कैप है, ये सब ऑपरेटर बैठे हुए हैं। अपन बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए यहाँ पर ऑपरेटर बैठा हुआ है कौन, Vx, ठीक है। इधर आओ भाई और देखो, काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो उसके लिए ऑपरेटर कौन सा बैठा हुआ है, Kx, और इनकी वैल्यू क्या होती है, -h²/2md²/dx²। ये ऑपरेटर बैठा हुआ है भैया इसके लिए, ठीक है। अपन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, लीनियर मोमेंटम।
इसके लिए ऑपरेटर कौन सा होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है, सबको पता होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट डी एल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अपन को निकालना हो टोटल एनर्जी, कौन क्या निकालनी हो, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का ऑपरेटर कौन सा है भैया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या होती है, अपन जैसे निकालना चाहें माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, क्लियर, ये होता है। और एंगुलर मोमेंटम निकालना हो अपन को, एंगुलर मोमेंटम, देखो मतलब कुल मिला के बात क्या है कि हर एक ऑब्जर्वेबल के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर बैठा हुआ है। जैसे यहाँ पर क्या आ जाता है, एल एक्स आ जाता है, एल वाई एल जेड ये सब आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। आगे मैं इसको लेके चलूँगा इधर, के एक्स के साथ के वाई आता है, के जेड आता है, इनकी वैल्यू पर निकाल लेते हैं, ठीक है। पी एक्स के साथ क्या आ जाता है, पी वाई आता है, पी जेड आता है, ठीक है। एल एक्स का आएगा, एल एक्स की वैल्यू क्या होती है, सब जानते हैं भैया, एल एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, बोलो भाई, सब जानते हैं इस चीज़ को भी। वैसे ही अपन और निकालना चाहे तो एल वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, एल जेड, मतलब ये सारे क्या हैं, एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर हैं। तो इस तरीके से अपन को कोई भी ऑब्जर्वेबल निकालना हो क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो क्वांटम में उनके करस्पॉन्डिंग अपने पास एक ऑपरेटर बैठा हुआ है, ठीक है। अपने पास क्या बैठे हुए हैं, ऑपरेटर बैठे हुए हैं भैया, ये लो भाई ऑपरेटर्स, बोलो भाई, इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं है, सिंपल है तो, ठीक है। ये क्या है अपने, ये ऑब्जर्वेबल्स हैं, ये क्या है अपने ऑब्जर्वेबल्स, बोलो भाई, ये अपने ऑब्जर्वेबल्स हैं, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 2 है ये, पोस्टुलेट नंबर कौन सा है ये, 2, पोस्टुलेट नंबर 2, ये बोलो भाई। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए किसी को भी, बहुत अच्छे से अपन ने सीख रखा है चीज़, तो हर एक चीज़ के बारे में सीख रखा है अपन ने, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है भैया अपन को। अब अपन चलते हैं पोस्टुलेट नंबर 3 पर। पोस्टुलेट नंबर 3 भी बहुत अच्छा है पोस्टुलेट, ये भी अपन ने बहुत डीप में डिस्कस किया हुआ है, वो है अपना आइगन वैल्यू इक्वेशन के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग है, आइगन वैल्यू इक्वेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। देखो सुनना ध्यान से, देखो अपन ने पोस्टुलेट नंबर 1 में सीखा फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या होता है। पोस्टुलेट नंबर 2 में अपन ने सीख रहे हैं अपन किसके बारे में, ऑपरेटर के बारे में। अब पोस्टुलेट नंबर 3 जो है, पोस्टुलेट नंबर 3 में हम सीखते हैं किसके बारे में, कि भैया हमने ऑपरेटर सीख लिया, फंक्शन सीख लिया, अब हमें ऑब्जर्वेबल की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो वैल्यू तो चलो निकाल लेंगे, ऑपरेटर से निकाल लेंगे और फंक्शन से निकालेंगे। द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल इज कैलकुलेटेड बाय और डिटरमाइंड बाय द फंक्शन ऑफ मोशन एंड ऑपरेटर, सही है। मतलब ऑपरेटर और फंक्शन, जो मोशन का फंक्शन है उससे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन भैया हमें पता तो हो कैसे करें, भाई हमारे पास ऑपरेटर है, ऑब्जर्वेबल की मतलब फंक्शन है, और ऑब्जर्वेबल के लिए ऑपरेटर बैठा हुआ है, दोनों चीज़ें अपने पास, लेकिन अपन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए कोई मेथड तो हो। तो उसने बोला ठीक है, मेथड क्या है, पोस्टुलेट नंबर 3 देख, अगर तेरे को मेथड देखना है तो अपन क्या देखेंगे, पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कहता है, सुनना देखो ध्यान से। पोस्टुलेट नंबर 3 कहता है अपना आइगन वैल्यू इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में है, आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन ये है क्या, कुछ नहीं थी, मैंने आपको बता रखा है। अपन क्या करते हैं, अपन को जब भी किसी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालनी होती है, उस ऑब्जर्वेबल के करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर लिया मैंने ए, उसको मैंने उसके जो अपन को निकालना है, जो ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालनी है और जिस सिस्टम के लिए निकालनी है, तो उस सिस्टम का वेव फंक्शन लगा दूंगा मैं, सही है। और उस वेव फंक्शन अगर वो एज इट इज आ जाता है, सेम आ जाता है, वो फंक्शन एज इट इज आ जाए विदाउट चेंज, ठीक है। अपन क्या बोलेंगे, ये फंक्शन एच डी आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए ऑब्जर्वेबल की। ये लो भैया, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको अपन क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल। इसको अपन क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल। और क्या बोलते हैं इसको अपन, आइगन वैल्यू। जब ये इसको फॉलो कर लेता है, अपन इसको क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू, सही है। ये जो साई है अपना साई, इसको अपन क्या बोलते हैं, आइगन ऑपरेटर। देखो मैंने आपको बोला था आफ्टर द ऑपरेशन, ये एक ऑपरेशन है, ये एक मेथड है, कौन सा, आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन इज वन ऑफ द मेथड। मैं लिख दूंगा इसको ऐसे, एक बार देखो लिख ही देता हूँ मैं इसको, आप समझते रहना फिर, ठीक है। लिख देता हूँ इसके बारे में एक बार वापस से।
सुनना, देखो ध्यान से सुनना भाई, ताकि फिर बाद में किसी को पोस्टुलेट पढ़ रहे तो पोस्टुलेट के टाइम पे अपन सब कुछ लिख लेते हैं। देखो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल। मतलब ये मेथड एक मेथड है किसका, कि ऑब्जर्वेबल की वैल्यू कैलकुलेट करने का, ठीक है। बाय यूजिंग देखो भैया सुनो ध्यान से, बाय यूजिंग फंक्शन ऑफ मोशन एंड ऑपरेटर। बोलो, ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। इट इज़ वन ऑफ द मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल बाय यूजिंग फंक्शन ऑफ मोशन एंड ऑपरेटर। क्लियर। और सुनना भाई ध्यान से, और क्या कहता है, ये जो है इसको अपन, चलो इसको अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन कब इसको अपन आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलेंगे कि आइगन वैल्यू इक्वेशन ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटर ए ऑन फंक्शन दिस, इफ फंक्शन डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करे, देन दिस फंक्शन इज नोन एज द आइगन फंक्शन, then this function is known as the eigenfunction and the constant value attached with the function is known as the eigenvalue और value of observable। इसको अपन क्या बोलेंगे, जो constant value निकल के आएगी ये a, इसको अपन क्या बोलेंगे, value of observable, ठीक है। और जो ऑपरेटर हो जाएगा अपना, वो क्या हो जाएगा, आइगन ऑपरेटर। देखो आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटर a, आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटर ए, इफ, सुनना देखो, इफ फंक्शन डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, इफ फंक्शन डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, देन दिस फंक्शन इज नोन एज आइगन फंक्शन, ठीक है। इस केस में अपन इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, आइगन फंक्शन। बोले बात समझ में आ रही है, फंक्शन एज इट इज आ जाए, एंड देखो, एंड कांस्टेंट वैल्यू अटैच विद दिस फंक्शन, एंड कांस्टेंट वैल्यू अटैच विद दिस फंक्शन इज नॉन एज आइगन वैल्यू। इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, आइगन वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर इज नॉन एज द ऑपरेटर इज नॉन एज आइगन ऑपरेटर, ठीक है। एंड होल प्रोसेस इज नोन एज द आइगन वैल्यू इक्वेशन। हाँ जी भाई बोलो, इसमें किसी को भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बता दो भैया, ठीक है। देखो ए क्या है यहाँ पर, ए कैप क्या है यहाँ पर, ऑपरेटर है, सब जानते हैं भाई, ठीक है। साई क्या है अपना, साई वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन या स्टेट फंक्शन जो भी अपन बोल सकते हैं, आप तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। और ए जो है, ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, ए क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू। और इसको अपन और क्या बोलते हैं भाई, ये साथ में अटैच हो जाएगी फंक्शन के, इसको अपन क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं भैया, आइगन वैल्यू इक्वेशन। हाँ जी बोलो, कोई डाउट हो किसी भी तरीके का तो बता दो भैया, ठीक है। इसमें डाउट तो होना ही नीचे, खैर क्यों हो डाउट भाई, क्लियर। बोलो भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, फिर अपन आगे चलते हैं। ये अपना था पोस्टुलेट नंबर 3। अब अपन आते हैं पोस्टुलेट नंबर 4 पर। अपन किस पे आते हैं, पोस्टुलेट नंबर 4 पर। पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कहता है उसके बारे में सुनना भाई ध्यान से। और पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कहता है अपना, पोस्टुलेट नंबर 4 है अपना एवरेज वैल्यू मेथड के बारे में।
ठीक है, बोलो बोलो भैया। पोस्टुलेट नंबर 4 क्या है? देखो पोस्टुलेट नंबर 4 पर आते हैं अपन, सुनना भाई ध्यान से, देखना। पोस्टुलेट नंबर 4 जो है अपना वो है ऑब्जर्वेबल एवरेज वैल्यू मेथड के बारे में। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, सारे फंक्शन जो होते हैं, सारे के सारे फंक्शन, वो कभी भी ज़रूरी नहीं है वो ऑपरेटर के साथ सेम फंक्शन ही दें। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ऑपरेटर के साथ कोई एक फंक्शन है वो सेम फंक्शन वापस से आ जाए। अगर वो सेम फंक्शन वापस से आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात, तो अपन के बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज़ नोन एज द आइगन फंक्शन एंड फॉलो द आइगन वैल्यू इक्वेशन। सही है। लेकिन अगर वो फंक्शन नहीं आता है, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देता है, तो उस केस में अपन बोलते हैं कि दिस फंक्शन डज नॉट फॉलो द आइगन वैल्यू इक्वेशन, सो इट इज़ नॉट द आइगन फंक्शन। क्लियर। अब देखो पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कहता है कि अगर ऐसी बात है तो सुन भाई देख, अगर ऐसी बात है कि कभी भी हर बार कोई भी फंक्शन आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करता, सही है, तो वो फॉलो नहीं करता, दैट मीन्स क्या है, मैंने ऑपरेटर लगाया, फंक्शन पे लगाया, पता चला मेरा फंक्शन ही चेंज हो गया। जैसे सपोज़ करो मेरे को ये निकालना है, सपोज़ दैट जैसे मेरे पास साई है, साई मेरे पास क्या है एक्स, और मेरे को निकालना ही क्या है, जैसे सपोज दैट साई इज इक्वल टू क्या है एक्स, ठीक है। और मेरे को निकालना क्या है, जो ऑपरेटर है वो भी क्या निकालना है मेरे को, एक्स का है, मेरे को एक्स एवरेज की वैल्यू निकालनी है, या मेरे को क्या निकालना है, इस ऑपरेटर की वैल्यू निकालनी है, इसकी पोजीशन निकालनी है। तो देखो मैंने क्या करूँगा, इस एक्स को किस पे लगाऊंगा, साई पे लगाऊंगा। लगाओ भैया, देखो इस एक्स को मैंने किस पे लगाया, एक्स पे लगाया, ये तो एक्स स्क्वायर बन गया, फंक्शन ही चेंज हो गया भैया, फंक्शन चेंज हुआ, दैट मीन्स अपन क्या बोलेंगे, इट डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो आइगन वैल्यू इक्वेशन, इट डज नॉट फॉलो आइगन वैल्यू इक्वेशन, इट डज नॉट फॉलो आइगन वैल्यू इक्वेशन। और जब ऐसा केस आता है कि जब कोई भी ऑपरेटर और फंक्शन इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करे, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, उस केस में अपन इस मेथड को यूज़ में ना लेके अपन यूज़ में लेते हैं एवरेज वैल्यू मेथड। अपन क्या लेते हैं भैया, एवरेज वैल्यू मेथड यूज़ में लेते हैं। और पोस्टुलेट नंबर 4 ही क्या है अपना, एवरेज वैल्यू मेथड, ठीक है, एवरेज वैल्यू मेथड है भैया अपना पोस्टुलेट नंबर 4। बोलो भाई, सही है। देखो अपन क्या बोलेंगे, इफ ऑपरेटर ऑफ ऑब्जर्वेबल क्लियर एंड फंक्शन ऑफ मोशन डज नॉट फॉलो द आइगन वैल्यू इक्वेशन देन वी यूज़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड या एवरेज वैल्यू मेथड। जब हम इस एवरेज वैल्यू मेथड को यूज़ में लेते हैं, किसके लिए, ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। देखना भाई, देखो ध्यान से, मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, सुनना देखो ध्यान से। इफ ऑपरेटर ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड फंक्शन ऑफ मोशन डज नॉट फॉलो आइगन वैल्यू इक्वेशन then we use the average value method, ठीक है। हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू मेथड को यूज़ में लेते हैं, किसके लिए, ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। मेथड बाय यूजिंग, देन वी यूज द एवरेज वैल्यू मेथड टू कैलकुलेट the value of observable by using operator and
फंक्शन ऑफ मोशन, फंक्शन ऑफ मोशन। बोलो भैया, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब सुनना, देखो ध्यान से सुनना, ये एवरेज वैल्यू मेथड को अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके बारे में और सीख लेते हैं अपन कि एवरेज वैल्यू मेथड होता क्या है, इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल में क्या करते हैं अपन, देखो जो भी अपन को निकालना होता है, जैसे अपन को एक्स एवरेज की वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, जैसे सपोज करो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अपन को जो भी निकालना होता है, एक्स एवरेज निकालना है, पी एक्स एवरेज निकालना है, जो भी निकालना है अपन को, उसको अपन यहाँ करते हैं और अपन क्या करेंगे, उसको अपन ऐसे लिख के अपन क्या करेंगे, देखो सुनना ध्यान से, अपन क्या करते हैं उसको दोनों फंक्शन जो होते हैं, साई स्टार मैंने बोला और क्या बोला मैंने, साई, इन दोनों फंक्शन के बीच में सैंडविच कर देते हैं उसको अपन, उसके बीच में रख देते हैं, दोनों फंक्शन के बीच में इसको अपन क्या करेंगे, रख देंगे, किसको, जिसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। ये लो भैया, ये उसका ऑपरेटर अपन यहाँ पर रख देंगे और साथ में क्या रख देंगे, डीटो। सही है। अगर मेरा वे फंक्शन नॉर्मलाइज है तो बहुत बड़ी बात, नहीं है तो भैया अपन ये भी लिखेंगे यहाँ पर, साई स्टार साई डीटो। बोलो भैया, ये चीज़ भी आपके समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, बोलो भाई साहब, ये चीज़ आपके समझ में आई या नहीं आई? ये तो है एवरेज वैल्यू मेथड और एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड। क्या है ये? एवरेज वैल्यू मेथड और एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड। इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, एवरेज वैल्यू मेथड, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको अपन, इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड। बोलो भैया, ठीक है। और ये क्या है, ये वो चीज़ है जिसका अपन को वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वो है, उसका एवरेज होता है भैया ये। अब एक्चुअल में क्या होता है, देखो सुनना ध्यान से, इसको सुनना भाई, देखो इधर देखो, देखना, अगर वे फंक्शन अपना नॉर्मलाइज होता है, इफ़, देखो भैया, इफ़ साई इज नॉर्मलाइज्ड, दैट मीन्स, सुनना भैया, दैट मीन्स अगर साई मेरा नॉर्मलाइज होता है तो साई स्टार साई डीटो जो होता है, साई स्टार साई डीटो, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। समझ रहे हो बात को? अगर साई क्या होता है, नॉर्मलाइज होता है, तो अपन को पता है साई स्टार साई डीटो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो भैया यही तो बचेगा ऊपर का सामान ही। तो जब ये ऊपर का सामान बचेगा, देखो भैया, तो अपने पास क्या मिलेगा अपन को, देखो साई स्टार एम ऑपरेटर साई डीटो, ये लो भैया, ये लो, ये अपने पास निकल के आता है। और ये है अपना पोस्टुलेट नंबर 4। ये अपना क्या है, पोस्टुलेट नंबर 4, एवरेज वैल्यू मेथड। ठीक है, मतलब क्या है, इससे अपन निकाल सकते हैं। अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इस जगह पर साई जो है ये अपन नॉर्मलाइज वे फंक्शन रखेंगे। अगर नॉर्मलाइज वे फंक्शन नहीं है तो अपन ये वाली कंडीशन काम में लेंगे, लेकिन अगर नॉर्मलाइज वे फंक्शन है तो अपन इसको काम में लेंगे अपन। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया अपना एवरेज वैल्यू मेथड। अब है अपना नेक्स्ट लास्ट पोस्टुलेट है अपना पोस्टुलेट नंबर 5, वो है अपना टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर। ठीक है, उसको भी अपन देख लेते हैं। ये पोस्टुलेट नंबर 4 हो गया, इसको उतारो। चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट पर, वो है अपना पोस्टुलेट नंबर 5। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 1 क्या है, फंक्शन के बारे में। पोस्टुलेट नंबर 2 क्या है, ऑपरेटर के बारे में। फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर इज करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। और अपना पोस्टुलेट नंबर 3 क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशन के बारे में। और पोस्टुलेट नंबर 4 क्या है, अपना एवरेज वैल्यू मेथड के बारे में। ठीक है, अब अपना लास्ट एक बार इस पोस्टुलेट को अपन ले लेते हैं। पोस्टुलेट नंबर 5 क्या है अपना, पोस्टुलेट नंबर 5 देखना, पोस्टुलेट नंबर 5 कहता है अपना टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये है अपना पोस्टुलेट नंबर 5। ठीक है, सुनना भाई, देखो ध्यान से सुनना भाई, ज़्यादा रेडी हुई है। ठीक है, ये है अपना पोस्टुलेट नंबर 5, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर बेस्ड। ठीक है, देखना आप क्या है, इसका मतलब क्या होता है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मतलब। देखो हमें पता है वेव फंक्शन और स्टेट फंक्शन, जो अपन वेव फंक्शन या स्टेट फंक्शन जिसको अपन ने बोला था सही RT, ठीक है, इन्वॉल्व इन टाइम अकॉर्डिंग
टू द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसका मतलब क्या है भाई, अपन ने एक बात लिखी थी ना अभी, अपन ने क्या लिखी थी, साई आर टी जो होता है, साई आर टी वो साई आर पे डिपेंड करता है और साई टी पर डिपेंड करता है। अब साई आर तो अपन को पता है, साई आर तो ये तो क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, उस पर बेस्ड है। और ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पर बेस्ड है ये, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, वेव फंक्शन जो आता है वो आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ही क्या होता है, वेव फंक्शन, सही है। आ गया वेव फंक्शन ये, लेकिन ये जो होगा दो पार्ट पे डिपेंड करेगा, एक तो कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल और ये किस पे करेगा, टाइम पर, दो अलग अलग आ गए, ठीक है। इसका मतलब पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूँ एक बार, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सुनना देखो, इसका मतलब क्या है, एक बार सुन लो इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो स्टेट फंक्शन, भाई स्टेट फंक्शन का मतलब वेव फंक्शन ही है या वेव फंक्शन, ठीक है, स्टेट फंक्शन या वेव फंक्शन, क्लियर। ऑफ ए सिस्टम इन्वॉल्व्स, ऑफ ए सिस्टम इन्वॉल्व, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू टाइम, इन टाइम, अकॉर्डिंग, हाँ जी, टू द टाइम डिपेंडेंट, टू द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बोलो भैया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अपन को, सही है। स्टेट फंक्शन और वेव फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इन्वॉल्व्स इन टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सही है। ये हमें पता है अच्छे से, कैसे पता है, देखो भाई सुनना ध्यान से, सुनना भाई, बहुत काम की बात है भैया, बहुत काम की बात है। और वो बात क्या है, वो काम की बात ये है कि H जो होता है, H साई, सुनना भाई, देखो इधर देखो, H साई, ये H और ये साई, ये जो होता है H और साई, वेव फंक्शन है साई है, ठीक है। जब अपन इसकी वैल्यू लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे अपन, देखना इधर, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात हो रही है, वो होती क्या है, H साई बराबर, अगर मैं टाइम इंडिपेंडेंट की बात करता तो H साई बराबर E साई आ जाता, सही है। अरे अगर टाइम इंडिपेंडेंट की बात करता तो H साई बराबर E साई आ जाता, लेकिन अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टाइम इंडिपेंडेंट की। तो इस केस में क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है आयोटा H कट डेल बाई डेल टी, और इधर क्या आता है, साई। लो भैया, बहुत काम की बात है ये, ठीक है, बहुत काम की बात है। इस चीज़ का और ध्यान रखना भाई, इस चीज़ का और ध्यान रखना आप। ये बात क्लियर है या नहीं है, बोलो, ये बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब एक छोटा सा डेरिवेशन है कि साई टी की वैल्यू क्या आएगी। ये जो साई होता है, साई ये क्या होता है, डिपेंड करता है किस पर, टाइम पर। किस पर डिपेंड करता है, ये टाइम पर। तो इस साई टी की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली, ये अपन को निकालनी है। क्यों, क्योंकि अपन को पता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ही क्या आता है, वेव फंक्शन। तो एक बार अपन, ये क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इससे अपन एक बार वेव फंक्शन निकाल लेते हैं, इस वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। उसको अपन एक बार कैलकुलेट करते हैं, एक डेरिवेशन है छोटा सा, उसको अपन सॉल्व करते हैं। देखना भाई, सुनो, देखो ध्यान से, इधर देखना। हमें पता है कि H साई इज इक्वल टू क्या होता है, E साई, सही है। ये लो भैया, बहुत बढ़िया बात, H साई बराबर क्या होता है, E साई, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें एक चीज़ और पता है कि H साई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इसको देखो भैया, इसको देखो, ये क्या है, आयोटा H कट डेल साई अपॉन डेल टी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2। ये तो हो गई किसके अकॉर्डिंग, टाइम इंडिपेंडेंट, और ये हो गई किसके अकॉर्डिंग, टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, बोलो ये बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या, देखना भैया, H साई बराबर E साई है अकॉर्डिंग टू टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। H साई बराबर आयोटा H कट डेल साई अपॉन डेल टी है अकॉर्डिंग टू टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। H साई इसके बराबर भी है, H साई इसके बराबर भी है, दोनों को कंपेयर किया तो क्या मिलेगा, देखना भैया।
ई साई इज इक्वल टू, ई साई इज इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी, ये मेरे को मिलेगा। ठीक है, ये मेरे को मिल गया। अब देखो यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, साई निकालना है। तो जो साई की टर्म है, जो वेव फंक्शन है, उनको मैं एक तरफ ले लूँ, बाकी चीज़ों को मैं इधर ले लेता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, पहले साई को मैं उधर ले गया, तो ई और डी टी को मैं इधर ले आया, तो इधर तो क्या बचा, ई डी टी आ गया इज इक्वल टू, सुनना देखो आयोटा एच कट तो है ही है, साथ में क्या है डी साई है, और इधर इस साई को मैं कहाँ ले गया, नीचे ले गया, लो भैया डी साई अपॉन साई। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या करता हूँ मैं, सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, इस आयोटा एच कट को भी इधर ले आता हूँ मैं, इस आयोटा एच कट को भी मैं कहाँ ले आता हूँ, इधर। तो ई आ गया अपॉन क्या है, आयोटा एच कट। हमें पता है एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, आयोटा एच कट क्या है, कांस्टेंट है। ये डी टी लिया मैंने, ये क्या लिया मैंने, डी टी। इधर क्या बचेगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार, 1 अपॉन साई और डी साई। क्लियर है, इसको मैंने ऐसे लिख देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका यहाँ पर लिमिट ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, इसकी लिमिट ले लेता हूँ भैया। लिमिट लूँगा तो क्या होगा, देखना भाई, इसकी में जब मैं लिमिट लूँगा तो क्या होगा, सुनना भैया, देखो ध्यान से सुनना भाई। देखो ई अपॉन एच कट तो एच इट इज़ है ही है, ई अपॉन आयोटा एच कट तो एच इट इज़ है। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें पता है टी होता है, केवल क्या होता है, टी इज इक्वल टू, देखना भैया 1 अपॉन साई का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन साई। 1 अपॉन साई का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन साई, सब जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखना यहाँ से मेरे को साई निकालना है। अब साई निकाल के मैं साई कैसे निकालूंगा मैं, देखो मेरे को पता है एल एन साई इज इक्वल टू, ये टर्म आ गई, क्या आ गई, एल एन साई इज इक्वल टू ई टी अपॉन आयोटा एच कट। देखो बायो वाले समझना, बायो वाले क्या समझना, जब भी मेरे को ये लिखना होता है, जैसे एल एन ए है, ठीक है, तो मैं इसको देखो यहाँ पर एल एन ए बराबर एक्स है कुछ, तो मैं इसको जब मेरे को ए की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगा, ए इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये इस तरीके से। ठीक है, थोड़ी मैथ सही है। जब मेरे को लॉग निकालना होता है, लॉग ए बराबर अगर एक्स होता ही है, तो मैं कैसे निकालता यहाँ से ए की वैल्यू, इसको मैं 10 की पावर में ले जाता भैया। अगर बेस 10 होता है, बायो वाले समझना इस चीज़ को, अगर एल एन ए होता है और यहाँ और एल एन ए बराबर एक्स है, अगर यहाँ से मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है, तो एल एन जब उधर जाएगा या फिर एंटी एल एन होगा, तो एंटी एल एन का मतलब क्या होता है, ई। क्लियर, उसको ई की पावर में भेज दो पूरे सामान को। एल एन लॉग की बात करते हैं, लॉग ए बराबर अगर एक्स होता है, लॉग ए बराबर क्या होता है, एक्स, तो ए जो है ए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस लॉग का अपन उधर भेजेंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, इसका अपन क्या लेंगे, एंटी लॉग। ये लो भैया, इस लॉग को इधर भेजा, एंटी लॉग हो गया, एंटी लॉग होगा तो ये हमेशा 10 की पावर में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इस लॉग जो होता है इसका बेस क्या होता है, 10, इसका बेस क्या होता है, 10। बायो वाले बस समझ लो इसको, ठीक है, मैथ्स वाले सब जानते हैं इसके बारे में। देखो अब यहाँ पर एल एन है, यहाँ पर क्या है, ये एल एन, ठीक है, यहाँ पर क्या एल एन है। अब यहाँ से मेरे को साई निकालना है, ये यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, साई। तो साई क्या करूँगा, साई निकालने के लिए मैं एल एन को वहाँ भेजूँगा, तो एल एन क्या हो जाएगा, एंटी एल एन हो जाएगा। एंटी एल एन जब होगा ये, तो ये सब ई की पावर में चला जाएगा पूरा सामान। ये इस पूरे सामान को आप ई की पावर में भेज दो, ई टी अपॉन आयोटा एच कट, ठीक है, ये आ गया। अब देखना आगे, साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट, सही है। लो भैया, ये अपनी मेन इक्वेशन है, ये अपनी क्या है, मेन इक्वेशन है। एक्चुअल में क्या होता है, सुनना देखो ध्यान से, एक्चुअल में और क्या होता है, एक्चुअल में इस आयोटा को अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा मैंने इसको, एक्सपोनेंशियल, इधर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा भाई, इधर क्या आ जाएगा, ऊपर आयोटा आ जाएगा ई टी, नीचे देखो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे आयोटा से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर तो एक आयोटा आ गया, नीचे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस आ जाएगा भैया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, और नीचे क्या रह जाएगा, केवल एच कट। ये भी क्या है अपनी, ये अगर पूरा ही लिख लो यार, फिर आप दिक्कत करोगे आपको, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से साई क्या निकल के आ जाएगा भैया, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी डिवाइडेड बाय एच कट। लो भैया, ये वेव फंक्शन है अपना, कौन सा, साई टी, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है भैया, ये देखो साई टी किस पे डिपेंड कर रहा है, साई टी बोल सकता हूँ उसको मैं, किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। हाँ जी, बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये जो इक्वेशन है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना ये, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपके। साई टी जो है ये, इसकी वैल्यू क्या है,
ये चीज़ आपके समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई, ये चीज़ आपके समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? हाँ जी। अब एक बार क्या करता हूँ मैं, इसको अब हटाता हूँ यहाँ से। एक बार सुनना, देखो ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इस वेव फंक्शन को। मैं कुछ नहीं कर रहा, इस वेव फंक्शन को मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। देखो, इसको मैं अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करूँ, आयोटा से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास ये वाली चीज़ भी निकल के आती है। साई टी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ए टी डिवाइडेड बाय एच कट। बोलो भैया, आ गया निकल के? अरे ये निकल के आ गया ना, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं अपन को, सही है। अब देखना भाई, सुनो, ये जो वेव फंक्शन है, ये कैसा वेव फंक्शन है? टाइम डिपेंडेंट वाला, ठीक है। जबकि टोटल वेव फंक्शन क्या होता है? वो तो कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है, सही है। तो एक्चुअल में टोटल वेव फंक्शन होता है, वो क्या होता है? सुनना, देखो, टोटल वेव फंक्शन मैं लिख रहा हूँ, टोटल वेव फंक्शन। टोटल वेव फंक्शन वो क्या होता है अपना? वो होता क्या है टोटल वेव फंक्शन? हमें पता है अच्छे से कि साई, हमें क्या पता है? क्या पता है हमको भैया? साई आर टी इज इक्वल टू साई आर डॉट साई टी, ठीक है, ये होता है। अब देखना, सुनना भाई ध्यान से, और कि साई, देखो सुनो भाई ध्यान से, और सुनना कि साई आर टी क्या हो जाएगा? अब भाई हमें साई आर तो पता ही है, साई आर होता है, सही है। और लेकिन साई टी की वैल्यू क्या निकल के आ गई? एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। लो भैया, बोलो, ये बात भी समझ में आई या नहीं आई आपके? ये भी समझ में आना चाहिए आपके, ठीक है। ये लो भैया, ये आपके समझ में आया या नहीं आया? बोलो भाई साहब, ये आपके समझ में आया या नहीं आया? देखो, ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए आपके। क्लियर? इसमें कोई डाउट हो किसी भी तरीके का तो बताओ। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को भी? नहीं है? हाँ जी, बोलो भाई, इसमें तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं अब। क्लियर? तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं अब। बोलो, ये अपने क्या हो गए? ये अपने 5 पोस्टुलेट हो गए क्वांटम मैकेनिक्स के। ये अपने क्या हो गए? 5 पोस्टुलेट हो गए क्वांटम मैकेनिक्स के। पोस्टुलेट नंबर 1 क्या कहता है अपना? पोस्टुलेट नंबर 1 कहता है कि कोई भी वेव फंक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है? कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एंड टाइम, ठीक है। द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज completely specified by the psi RT and psi RT depends upon the coordinate of time psi R and on time psi T। क्लियर? अपना फिर सेकंड क्या कहता है अपना? सेकंड पोस्टुलेट, फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर इज करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। और पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कहता है अपना? आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है, वो होता है अपना। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? अगर आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉलो नहीं होती तो अपन क्या करते हैं? एवरेज वैल्यू मेथड को यूज़ में लेते हैं, ठीक है। और अपना पोस्टुलेट नंबर 5 क्या है? स्टेट फंक्शन और साई और वेव फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इन्वॉल्व इन टाइम, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर? तो इसका मतलब यही है कि पोस्टुलेट नंबर 5 क्या है अपना? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब पोस्टुलेट नंबर 6 और बचता है अपना, वो है स्पिन इंक्लूड करा दे तो क्या होता है? तो उसको अपन आगे जाके देख लेंगे, ठीक है। जब अपन यूनिट नंबर 3 या 4 पढ़ेंगे उसमें अपन देखेंगे उसको भैया स्पिन इंक्लूड क्या होता है, ठीक है। तो पोस्टुलेट अपने यहाँ पर खत्म होते हैं। सारे पोस्टुलेट अपन ने बहुत डीप में डिस्कस कर लिए, ठीक है। पोस्टुलेट अपने यहाँ पर खत्म होता है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना, कमेंट कर देना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, ठीक है। आई विल बी देयर। एंड सुनना भाई ध्यान से आगे। देखो गाइस, हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं, आप भी थोड़ा एफर्ट लगाओ, ठीक है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हाँ जी, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, तो आप भी थोड़ी मेहनत करो। आपको कुछ नहीं करना, केवल वीडियोज़ जो लोग नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, वहाँ तक इन वीडियोज़ को पहुँचाओ, ठीक है। इसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि हम भी थोड़े मोटिवेट हों। और भी हम मोटिवेट होंगे तो हम और ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे गाइस आप पर, ठीक है। यहाँ पर इस चैनल पर नेट JRF की कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है और अभी क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पर चल रही है। हम धीरे धीरे क्वांटम कंप्लीट होते ही और थोड़ा आप मोटिवेट करोगे हमें, आपसे मोटिवेशन मिलने के बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट हमने कर दी है वैसे तो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अभी क्या है, बिजी शेड्यूल होने की वजह से थोड़ा अभी मैनेज भी नहीं हो पा रहा, उस वजह से अभी हम यहाँ पर ऑर्गेनिक को पैरेलल नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा और सपोर्ट करो, हम अपने एफर्ट और बढ़ाएंगे। अभी धीरे धीरे हम अपने एफर्ट लगा ही रहे हैं, आप भी थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करो। हम इस चैनल पर आपके लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हैं गाइस, ठीक है।
तो आपके इतने एफर्ट के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन गाइस। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप बताना, किसी भी तरह का कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो नोट्स के रिगार्डिंग, किसी ने मेरे से नोट्स के रिगार्डिंग पूछा था कि नोट्स कैसे मिलेंगे। तो देखो पहली बात तो ये है कि नोट्स जो हैं, नोट्स वो आपके मैं क्लास में प्रिपेयर करवा रहा हूँ। मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ रहा जिसकी आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, देखो नोट्स मैं आपको दे भी दूंगा तो आप फिर उसको रीड करोगे। क्वांटम मैकेनिक्स रीड करने से याद नहीं आती भैया, क्वांटम मैकेनिक्स कभी रीड करने से नहीं आएगी। मैथ्स का स्टूडेंट क्यों ना हो, कोई भी हो, क्वांटम मैकेनिक्स रीड करने से नहीं आएगी, क्वांटम मैकेनिक्स आएगी प्रैक्टिस से। तो 1-2 बार तो आप अपने नोट्स बनाओ, एक बार तो अपने नोट्स बनाओ और उनकी कम से कम 10-20 बार प्रैक्टिस करो भाई। हर एक फॉर्मूले को 10-20 बार लिख के देखो। अभी जब हाइड्रोजन एटम आएगा, 1D बॉक्स आएगा, तो उनके बड़े बड़े अपने कोई ग्राफ होंगे, किसी के वेव फंक्शंस होंगे या फिर और भी अपने फॉर्मूले होंगे, तो उन फॉर्मूले को आप याद कैसे करोगे फिर। ऐसे जो आएगा तो वहाँ पर अपन कई सारे फॉर्मूले याद करेंगे, वेव फंक्शंस याद करेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के बारे में अपन देखेंगे, तो फिर वो चीज़ अपन कैसे करेंगे, वो चीज़ हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना, क्वांटम मैकेनिक्स आप बिना लिखे नहीं कर पाओगे। इसको लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करो, उसी के बाद अपन आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे नहीं होने वाली। और नोट्स है, नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूँगा, लेकिन कोशिश करो कि आप नोट्स क्लास में ही बनाओ। आप क्या करो, नोट्स क्लास में ही बनाओ भैया। नोट्स आप क्लास में बनाओगे तो ही आपकी पार पड़ेगी, नहीं तो भैया प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप क्वांटम मैकेनिक्स को सही से नहीं सीख पाओगे। और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप भी पढ़ते जाओ, ठीक है। वो लेक्चर आप लेते जाओ और लोगों को शेयर करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि देखो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप मेरे को बताया करो, ठीक है। क्वांटम के रिगार्डिंग, फिजिकल रिगार्डिंग, ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग आप अभी बता देना हम, और कोई भी सजेशन हो तो वो आप सजेशन भी दो, वो भी वेलकम है, ठीक है। हाँ जी, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं हम उस क्लास को, ठीक है। तो आपके इतने सारे सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन गाइस, थैंक यू सो मच।